नमस्ते। कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध का फटना, लोहे के तवे पर जंग लगना या फिर जो हम सांस लेते हैं, इन सब में क्या बात कॉमन है? ये सब असल में हमारी रोजमर्रा के जिंदगी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले में सबसे पहले समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। फिर हम केमिस्ट्री की अपनी भाषा यानी इक्वेशंस को सीखेंगे और हाँ, उन इक्वेशंस को बैलेंस करना भी जानेंगे। और आखिर में इन रिएक्शंस के अलग अलग प्रकारों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, ये रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या भला? मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे आसपास ही मौजूद है, हर रोज की जिंदगी में। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। खाना पकाने से लेकर लोहे में जंग लगने तक, इन सभी आम सी दिखने वाली घटनाओं में वो कौन सी एक चीज है जो हो रही है? इन सभी में जो एक बात कॉमन है वो है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। इसका मतलब है कि जो चीज पहले थी वो अब कुछ और बन गई है। उसकी पहचान, उसके गुण, सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? भाई, साइंटिस्ट की तरह हम भी कुछ खास संकेतों या सुरागों पर नजर रख सकते हैं जो हमें ये बताते हैं। चलिए इसका एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण देखते हैं। जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वो तेज सफेद रोशनी के साथ जलकर एक सफेद पाउडर या राख में बदल जाता है। ये राख असल में मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक बिल्कुल नया पदार्थ जिसके गुण उस चमकीले रिबन से एकदम अलग हैं। गैस का निकलना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। जैसे कि यहाँ जब जिंक यानी जस्ते के दानों को एसिड में डाला जाता है तो ये बुलबुले उठने लगते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस है। ये बुलबुले साफ साफ बता रहे हैं कि यहाँ एक रिएक्शन चल रहा है। तो ये चार बातें गांठ बांध लीजिए। किसी चीज की अवस्था बदलना मतलब सॉलिड से लिक्विड हो जाना, या रंग बदलना, गैस का निकलना, या फिर तापमान में बदलाव आना, ये सब वो संकेत है जो हमें बताते हैं कि शायद कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब इन बदलावों को देखना और समझना एक बात है, पर वैज्ञानिक इन्हें कागज पर लिखते कैसे हैं? यहीं पर काम आती है केमिस्ट्री की अपनी भाषा, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन या समीकरण। शुरुआत के लिए सबसे आसान तरीका है इसे शब्दों में लिख देना। जैसे हमारे मैग्नीशियम वाले उदाहरण में हम बस लिख सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये एक तरह से उस पूरी कहानी की एक छोटी सी समरी हो गई। और देखिए, हर भाषा की तरह केमिस्ट्री की इस भाषा का भी अपना एक ग्रामर होता है। जो चीजें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो तीर के बाईं तरफ होती हैं और उन्हें कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। और जो नई चीज बनती है वो दाईं तरफ होती है और उसे कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। पर शब्दों के साथ एक दिक्कत है, वो लंबे होते हैं और हर भाषा में अलग अलग। इसीलिए केमिस्ट्स इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का यानी प्रतीकों का। जैसे Mg+O2 गिव्स MgO। ये छोटा है, सटीक है और सबसे बड़ी बात, इसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट समझ सकता है। ये है केमिस्ट्री की यूनिवर्सल भाषा। पर एक मिनट रुकिए, ये जो समीकरण हमने लिखा है ना, इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। ये अभी भी पूरी तरह से सही नहीं है। दरअसल ये प्रकृति के एक बहुत ही बुनियादी नियम को तोड़ रहा है, और वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आप एटम्स को न तो बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। जितने एटम रिएक्शन शुरू होने से पहले थे उतने ही एटम रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। हिसाब बराबर रहना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ लोहे की पानी की भाप के साथ रिएक्शन हो रही है। अगर हम दोनों तरफ एटम्स को गिने तो साफ साफ दिखता है कि हिसाब गड़बड़ है। बाईं तरफ लोहे का एक एटम है तो दाईं तरफ 3, ऑक्सीजन का बाईं तरफ 1 तो दाईं तरफ 4। मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे? घबराने की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। हम कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके इसे चुटकियों में बैलेंस कर सकते हैं। इसका एक तरीका है कि सबसे पहले सबसे मुश्किल दिखने वाले कंपाउंड को पकड़ते हैं, जो यहाँ Fe3O4 है। इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, तो हमें बाईं तरफ भी चार्ज चाहिए। तो हम पानी यानी H2O के सामने एक 4 लगा देते हैं। लीजिए, ऑक्सीजन का हिसाब बराबर।
लेकिन ऐसा करने से एक और चीज बदल गई। अब बाईं तरफ हाइड्रोजन के एटम्स 8 हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम दाईं तरफ H2 के सामने भी एक 4 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन का भी हिसाब बराबर हो गया। और बस अब आखिरी स्टेप, दाईं तरफ लोहे के 3 एटम हैं, तो हम बाईं तरफ Fe के आगे भी 3 लगा देते हैं। और लीजिए, अब हमारा समीकरण पूरी तरह से बैलेंस्ड है। हर एटम का हिसाब दोनों तरफ एकदम बराबर। तो अब जब हम ये भाषा सीख गए हैं और इसे बैलेंस करना भी जान गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि सारे रिएक्शंस एक जैसे नहीं होते। जैसे जानवरों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अपने अपने परिवार या प्रकार होते हैं। सबसे पहले 2 बेसिक टाइप हैं जो एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या ज्यादा चीजें जुड़कर एक नई बड़ी चीज बनाती हैं, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह। दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो इसका ठीक उल्टा है। इसमें एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। इसके अलावा भी कुछ और मजेदार टाइप्स हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज्यादा ताकतवर एलिमेंट आता है और कमजोर वाले को उसकी जगह से हटा देता है। और फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां 2 कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, बिल्कुल डांस में पार्टनर बदलने की तरह। तो देखिए, हमारी ये यात्रा कितनी दिलचस्प रही। हमने एक कील पर लगे जंग जैसी आम चीज से शुरुआत की थी, और अब हम उस पूरी केमिकल दुनिया को चलाने वाले खूबसूरत नियमों और पैटर्न्स को समझ रहे हैं। और इसी के साथ हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, सांस लेना। तो अब जब हम इतनी केमिस्ट्री समझ चुके हैं, तो एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो सांस हमें जिंदा रखती है, वो एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? मतलब उससे हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? इस पर जरूर सोचिएगा।